हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 21 मार्च 2023 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 34 है। ठीक है, तो 2 सेट और बचे हुए हैं, उनको भी हम कल कंप्लीट कर लेंगे और परसों इनकी सॉल्यूशन पीडीएफ जो है सभी के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है और O इस वृत्त का केंद्र है। यदि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है और OQ बराबर 5 सेंटीमीटर है तो OP का मान क्या है। अब देखिए, आपको यहाँ पर प्रश्न पढ़ते ही आपको दिखाई पड़ा कि यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट से आपको 13 सेंटीमीटर आंसर दिखाई पड़ रहा होगा। बट यहाँ पर देखिए, अगर आपको फिर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप यहाँ पर चित्र बना लेंगे। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये आपके पास एक सर्कल दे रखा है, इसका केंद्र O दे रखा है, बाहर बिंदु आपको कोई P दे रखा है। ठीक है, इस बिंदु P से जो है यहाँ पर इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो कि यहाँ पर इस वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, और यहाँ पर केंद्र को इस बिंदु Q से मिला देते हैं और P को हम यहाँ पर केंद्र से मिला देते हैं। तो यहाँ पर ये Q बिंदु आपको दे रखा है। आपको पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण जो है 90 डिग्री का बनेगा। ये PQ 12 सेंटीमीटर दे रखी है और यहाँ पर ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आप लगा के कैलकुलेट कर लेंगे, 13 सेंटीमीटर आएगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो यहाँ पर ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए, P Q से 20% अधिक है और Q R से 30% कम है। यदि P 420 है तो R का मान कितना होगा। देखिए, इस तरह से लिखिए P Q और ये R। अब यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि 5 से 1 अधिक है। तो अगर हमारा Q 5 यूनिट रहा तो यानी कि P हमारा 6 यूनिट रहेगा। ये इनका रेशियो हमारे पास आ जाएगा। अब Q R से यहाँ पर 30% कम है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है, यानी कि 10 से 3 कम है। तो R अगर हमारा 10 यूनिट है तो Q हमारा 7 यूनिट रहा होगा। ये इनका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो इनका सभी का एक साथ रेशियो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई 5 के सामने 5 लिखिए और यहाँ पर 7 के सामने 7 लिखिए। 7 से 42 आपके पास ये आ जाएगा, 7 पंचे 35 ये आ जाएगा और यहाँ पर 50 आपके पास ये आ जाएगा। आपको यहाँ पर P की वैल्यू प्रश्न में दी गई थी, यानी कि 420 दिया गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना गुणा है, 10 गुणा है। तो आपसे R की वैल्यू पूछी गई थी, तो ये भी 50 ना होकर 50 का 10 गुणा करेंगे, यानी कि 500 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, 40% की छूट के बाद एक वस्तु को इतने में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो 40% की छूट दी गई, इसका मतलब 60% यहाँ पर विक्रय मूल्य रहा होगा। यानी कि 60% की वैल्यू आपको यहाँ पर प्रश्न में दी गई है। भाई विक्रय मूल्य आपको बताया गया 1260 है, तो यहाँ पर डेटा आपको ये 21 गुणा दिखाई पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अंकित मूल्य जो था, मार्क प्राइस जो था, वो अपने आप में 100% था। तो ये भी 100 ना होकर 100 का 21 गुणा करेंगे, यानी कि 2100 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर प्रश्न को 3-4 सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं तो ये आपको आंसर डायरेक्ट दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए, आपको फॉर्मूले भी पता होने चाहिए और कैलकुलेशन भी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। भाई यहाँ पर कोसेक ए, ये इसके मैं इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 से गुणा होगा, ये कोसेक ए आ जाएगा माइनस के अंदर। यहाँ पर देखिए, कोस ए से गुणा होगा तब यहाँ पर यह क्या बनेगा। देखिए, कोसेक ए क्या होता है, 1/sin ए होता है और गुणा होगा ये कोस ए से। ठीक है, जाकर तो यहाँ पर ये कोस ए से जब गुणा होगा तो ये कोस A/sin ए बनेगा और कोस A/sin ए हम जानते हैं कि क्या होता है, कोट ए होता है। तो ये माइनस के अंदर हमारे पास ये क्या बनेगा, कोट ए बनेगा। तो ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। भैया आपको यहाँ पर दिमाग के अंदर दिखाई पड़ जाना चाहिए। ठीक है, अब अगली ब्रैकेट के अंदर ये आपके पास क्या लिखा हुआ, कोसेक ए लिखा हुआ है और यहाँ पर प्लस के अंदर कोट ए लिखा हुआ है। तो A² - B² का फॉर्मूला जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर, ये कोसेक स्क्वायर ए बनेगा, कोसेक स्क्वायर ए और माइनस के अंदर कोट स्क्वायर ए बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, यहाँ पर सर्वसमीका होती है, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 1 आ जाएगा। अब इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपको स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो पहले यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए, प्रश्न की क्वालिटी ऐसी ही पीडीएफ में दी गई थी। मैं यहाँ पर प्रश्न की क्वालिटी को कम या ज़्यादा नहीं करता, जैसी आपको यहाँ पर जैसी पीडीएफ के अंदर क्वालिटी दे रखी होती है उसी तरह के प्रश्न मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ज़्यादा अंतर आपको प्रॉब्लम ग्राफ और टेबल वाले प्रश्नों में होगी। ठीक है,
तो आप उस टाइम क्या कर सकते हैं भाई, अपने वीडियो की क्वालिटी जो है वो आप यहाँ पर हाई पर सेट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसमें देखिए वर्ष जे और के में मिलाकर ए द्वारा किया गया चीनी का उत्पादन और वर्ष एल और एम में मिलाकर बी द्वारा किए गए चीनी के उत्पादन से 7.69% अधिक है। तो यहाँ पर देख लीजिए जे और के का आपको देखना है और ए के अंदर देखना है। तो ये 70, यहाँ पर देखिए ये 70 लिखा हुआ है, आपको डेटा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, और ये 50 लिखा हुआ है। जब आप इनका टोटल करेंगे तो 120 आपके पास आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एल और एम में देखना है। तो एल और एम में जब आप देखेंगे बी का, तो बी का आपको यहाँ पर देखना है। तो ये 70 लिखा हुआ है और ये 60 लिखा हुआ है, यानी कि 130 हो जाएगा। तो ये इससे कितना ज़्यादा, 10 ज़्यादा है। तो 10 ज़्यादा है किससे, 120 से। और जब आप गुणा करेंगे 100 से, तो यहाँ पर ये 0 से, तो ये 0 कट जाएगा। 100 में आप 12 का डिवाइड करेंगे तो 12 8 96, यानी कि 8 दशमलव करके समथिंग आपके पास आंसर रहेगा। जबकि यहाँ पर 7 दशमलव करके समथिंग आंसर दे रखा है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एम और एन में जो है बी द्वारा चीनी के संयुक्त उत्पादन और वर्ष के और एल में ए द्वारा चीनी के संयुक्त उत्पादन का अनुपात आपको दे रखा है। तो एम और एन में देखना है, एम और एन में देखना आपको यहाँ पर बी का। तो बी का जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एम और एन में ये 60 और ये आपके पास 45, 105 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखना है के और एल में। तो के और यहाँ पर ये एल यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें आपको ए का देखना है। तो ये आपके पास 50 और यहाँ पर जो है ये 30 लिखा हुआ, 80 हो जाएगा। तो जब आप इनका रेशियो बनाएंगे तो ये 5 से डिवाइड है, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, 21:16 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर दे रखा है, तो स्टेटमेंट सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। तो केवल सेकंड जो है ये आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए कितने खिलाड़ियों की ऊंचाई 141 सेंटीमीटर से कम है। तो इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 141 सेंटीमीटर से कम दे रखी है, हाइट आपको यहाँ पर दिखाई गई है, और 141 से कम देखने है तो ये 2 और ये 3 और ये आपके पास 1, यानी कि टोटल किया 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी इंग्लिश वाले इसे देख सकते हैं भाई, 141 से कम देखें तो ये तीनों डेटा को आप यहाँ पर ऐड करा लेंगे, आंसर 6 आपके पास आ जाएगा। अब इसमें देखिए प्रति वर्ष जारी किए गए पासपोर्ट की औसत संख्या कितनी है, और किसी देश में जो है जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या आपको ये दिखाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सभी डेटा का टोटल करना पड़ेगा और उसमें सभी वर्षों का आप डिवाइड करेंगे। भाई 6 वर्ष हैं, 6 का आप उसमें डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर ये डेटा आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इंग्लिश वाले में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा डेटा जो है क्लियर दिखाई पड़ रहा है। भाई 7000 और 9000 कितना हो गया, 16000, और 16 और 7 यानी कि ये 23 हो जाएगा, और ये 23,500 और ये 500 यानी कि 24,000, और 24,000 और 9,000 ये आपके पास यहाँ पर 33,000 हो जाएगा। ये 33,500 और ये 6,000 यानी कि 39,500 और ये 500 यानी कि 40,000 और ये 8,000 यानी कि टोटल हमारे पास 48,000 निकल गया है। ठीक है, अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 वर्ष दिए गए थे, तो यहाँ पर ये टोटल आपके पास 8,000 आ जाएगा, और ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है। यदि अगले 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 10 संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं। भाई यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्याओं की बात कर रही है, क्वेश्चन में हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर 3 क्रमागत संख्याओं की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपके पास 2 मान लीजिए, ये 4 मान लीजिए, और ये 6, 3 क्रमागत सम संख्या होगी। इनका एवरेज आपके पास क्या आया, 4 है। ठीक है, अब अगली यहाँ पर क्रमागत संख्या सम संख्याओं की बात करें तो ये 8 हो जाएगी, और ये आपके पास 10 और इसके बाद 12। अब अगर इनको भी इनके साथ सम्मिलित कर लिया जाए तो एवरेज हमारा बीच में रहेगा, यानी कि इन संख्याओं के बीच में हमारा एवरेज अब रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी बीच में था, अब यहाँ पर भी इनके बीच में रहेगा, यानी कि 7 आपके पास एवरेज रहेगा। तो एवरेज आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने से बढ़ा, भाई 3 से आपके पास बढ़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 संख्या हमने शामिल की, तो यहाँ पर एवरेज 3 से बढ़ा। अब यहाँ पर हम 5 संख्याओं पर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 5 संख्याओं की चर्चा करते हैं, भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपके पास 4 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, और यहाँ पर ये 8 मान लीजिए, और ये 10 मान लीजिए। ठीक है, ये 5 क्रमागत आपके पास सम संख्या हो गई, इनका एवरेज यहाँ पर 6 है। अब अगली 5 क्रमागत सम संख्याएं लिखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 14, और ये 16, और ये 18, और ये 20। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनको अगर इनके साथ सम्मिलित कर लिया जाए तो एवरेज हमारा यहाँ पर इन संख्याओं के, इन सभी संख्याओं के बीच में रहेगा।
तो यहाँ पर इनके बीच में रहेगा तो ये 10 और 12 के बीच में, यानी कि 11 हमारा एवरेज रहेगा। पहले हमारा एवरेज 6 था, अब देखिए एवरेज कितने से बढ़ गया, 5 से। तो हमने यहाँ पर 5 संख्याएं ऐड की तो एवरेज हमारा 5 से बढ़ा। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5 क्रमागत सम संख्याएं दे रखी थी और उनका एवरेज आपको ए दे रखा था। अब अगली 5 सम संख्याओं को इनमें शामिल कर लिया जाए तो एवरेज हमारा 5 से ही तो बढ़ेगा, तो ए प्लस का 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह के और एग्जाम्पल भी लेकर देख सकते हैं। यहाँ पर सम संख्या और विषम संख्याओं की बात होगी तो जितने संख्या हम सम्मिलित कर रहे हैं उतने से एवरेज हमारा बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्रमागत प्राकृत संख्याओं की बात करें तो यहाँ पर जितनी संख्याएं हम सम्मिलित कर रहे हैं उसका बट्टे 2, यानी कि 1/2 गुणा उसमें ऐड हो जाएगा एवरेज में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप नोट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए इसका मान कैलकुलेट करके आपको बताना, तो ये आसान है भाई। यहाँ पर ये गुणा में चेंज करेंगे तो ये आपके पास 64 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 64 ऊपर आ जाएगा, बट्टे में 9 आ जाएगा। जब आप इसको 4 से काटेंगे तो 16 4 64 हो जाएगा और यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कितना आया, 16/3 आया। इसी तरह से आगे भी सोल्व कर देंगे भाई। 11 से कटेगा, 11 बार कट जाएगा, 7 दूनी का 14, यानी कि 11/2 ये आ जाएगा प्लस के अंदर। और यहाँ पर ये माइनस के अंदर भाई 13 पंचे 65 हो जाएगा और 9 चौके 36 हो जाएगा, यानी कि 5/4 ये आ जाएगा। और बट्टे के अंदर यहाँ पर देखिए ये 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर बट्टे के अंदर 8 आ जाएगा, यानी कि 5/8 आपके पास ये आ जाएगा प्लस के अंदर। अब यहाँ पर ये 4 से 4 बार कट जाएगा, 3 से ये 5 बार कट जाएगा। कैलकुलेशन आप यहाँ पर खुद सोल्व करेंगे। ठीक है, 4/5 हो जाएगा। अब ऊपर आप इसको सोल्व करेंगे तो बट्टे में 12 एलसीएम आ गया और यहाँ पर ये आपके पास 16 4 64 हो जाएगा और यहाँ पर 11 6 66 हो जाएगा, माइनस ये 5 त्रिका 15 हो जाएगा बट्टे के अंदर। ये 8 पंचे 40 यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा और यहाँ पर 5 पंचे 25 8 चौके 32, 25 और 32 57, यानी कि 57 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पर ऊपर ऐड करेंगे तो ये आपके पास 17 60 130 माइनस 15 किया, 115 आपके पास यहाँ पर बचा। ठीक है, और यहाँ पर ये 40 जो है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और बट्टे के अंदर 12 और ये गुणा में 57 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 से डिवाइड है, यहाँ पर 3 बार कट जाएगा 4 से और यहाँ पर 4 से ये 10 बार कट जाएगा। अब देखिए आपको और कुछ डिवाइड होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पर 1150 ऊपर आ जाएगा, बट्टे में इसका 3 गुणा 57 का, तो 5 त्रिका 15 7 त्रिका 21 171 आपके पास आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 में आपको ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका पी एम और त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक ओ है। यदि पी ओ बराबर 27 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर पी क्यू की लंबाई कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो यहाँ पर एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं पी क्यू आर। ये आपके पास जो है पी क्यू और ये आर एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, और इसमें एक माध्यिका आपको दे रखी है ये पी एम। ठीक है, पी एम और यहाँ पर इसका केंद्रक ये आपको ओ दे रखा है। आपको पता है कि केंद्रक जो है माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर ये पी ओ की लंबाई आपको दे रखी है 27 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपके पास यहाँ पर इस 2 यूनिट की वैल्यू, भाई पी ओ आपके पास कितना है 2 यूनिट है और 2 यूनिट की वैल्यू 27 दे रखी है। तो टोटल आपको यहाँ पर पी एम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर टोटल पी एम कितना हो जाएगा 2 और 1 3, यानी कि पी एम हमारा कितना हुआ टोटल 3 यूनिट का हुआ, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू में 27/2 कर देंगे तो 27 81 हो जाएगा, बट्टे 2 करेंगे यानी कि 40.5 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर तिरछा गुणा करा लीजिए। 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा k² माइनस का 2k और ये प्लस का 1 आ जाएगा। तो k² प्लस का 1 इक्वल टू 8k आ जाएगा। तो k से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये k प्लस का 1/k इक्वल टू 8 आ जाएगा। और आपको यहाँ पर k क्यूब प्लस 1/k क्यूब कैलकुलेट करना था तो यहाँ पर 8 का क्यूब कर देंगे, -3 गुणा 8 कर देंगे। ठीक है, अलजेब्रा का प्रश्न है, डायरेक्ट फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। भाई आप यहाँ पर देखिए 8 का क्यूब 512 होता है और इसमें से माइनस कर देंगे 8 त्रिका 24, तो ये 488 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक महिला जो है 4000 में एक घड़ी खरीदती है और उसे 13% की हानि पर बेचती है और घड़ी का विक्रय मूल्य क्या। अब देखिए 13% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/100 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 100 पर 13 का लॉस हुआ तो यहाँ पर 100 की वस्तु इसने कितने में बेची 87 में बेची। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये दे रखा था भाई यहाँ पर कितने में खरीदी ये आपको दे रखा था, यानी कि कॉस्ट प्राइस CP आपको दे रखा है 4000।
तो यहाँ पर डेटा 40 गुना आपको दिखाई पड़ा, तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ये भी 87 ना होकर 40 गुना हो जाएगा। तो ये 700 के 28 हो जाएगा, हासिल आएगी 2 और 800 के 32, 2 34 हो जाएगा, ये 0 आंसर लगा दीजिए। अब इसमें देखिए ए प्लस बी बराबर दे रखा है 16 और इसका मान आपको यहाँ पर दे रखा है, तो ए बी का मान आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, और यहाँ पर इसमें से माइनस कर देते हैं 3ab इंटू में a प्लस का b, ये इसका फॉर्मूला होता है और ये बराबर हमें दे रखा है। बट यहाँ पर देखिए अगर आप ये रखेंगे तो 16 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 4096 होता है, तब आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे भाई, a प्लस बी कॉमन ले लेंगे। आपको यहाँ पर 16 का क्यूब नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस के अंदर यहाँ पर 3ab बचेगा। ठीक है, ये 3ab यहाँ पर बच जाएगा, और ये इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 1456 दे रखा है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये 16 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, और ये माइनस के अंदर 3ab, और ये इक्वल टू आपके पास यहाँ पर 1456 हो जाएगा। जब आप इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 नमा 144 हो जाएगा, 16 एकम 16 91 आ जाएगा। तो 3ab इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3ab इधर आ जाएगा और 91 इधर माइनस हो जाएगा। तो 91 इसमें से घटाइए 5 बचा, और 15 में से यहाँ पर 9 गया, ये 6 बचा, और यहाँ पर ये 1 बचा। तो 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, 55 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर देखिए आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं और बराबर ये 1456 रख लेते हैं, तो भी आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर एक स्कूल में जो है कुल 414 विद्यार्थी हैं, और लड़कों और लड़कियों का अनुपात आपको दे रखा है 5:4 है। यदि अधिकतम यहाँ पर अधिकतम होगा, ठीक है, अधिकतम 46 लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात कितना, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है भाई। इसमें देखिए यहाँ पर ये बॉयज़ और यहाँ पर गर्ल्स का आपको रेशियो दे रखा है 5:4। जब आप इनका टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास 9 यूनिट हो रहा है, जबकि यहाँ पर टोटल विद्यार्थियों की संख्या 414 दे रखी, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू हमें 414 दे रखी है। तो यहाँ पर डेटा कितना गुणा दे रखा है, 9 चौके 36 हो जाएगा, 6 9 54, डेटा 46 गुणा दे रखा है। तो यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, लड़कों की संख्या 5 इंटू में 46 हो जाएगी, और यहाँ पर ये 4 इंटू में 46 हो जाएगी, ये 4 इंटू में 46 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपको अनुपात कैलकुलेट करना था तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको पहले ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए लड़कों की संख्या थी 5 इंटू में 46 पहले, अब यहाँ पर 46 लड़के और इसमें प्रवेश कर दिए जाते हैं, यानी कि प्लस का 46 इसमें और करेंगे, ये आपके पास लड़कों की कुल संख्या अब आ जाएगी, और यहाँ पर लड़कियाँ उतनी हैं, यानी कि 4 इंटू में 46। तो अब इनका रेशियो बनाएंगे तो देखिए 46 यहाँ पर ब्रैकेट में से कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचा, 5 प्लस का 1, और ये अनुपात के अंदर 4 इंटू में 46। अब देखिए 46 से 46 कट जाएगा, और यहाँ पर 5 और 1 6:4 बनेगा, तो 3:2 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए एक जीवा ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 140 डिग्री है, तो वृत्त के दीर्घ चाप पर इस जीवा ए बी द्वारा अंतरित कोण कितना होगा, इसका आधा 70 डिग्री हो जाएगा। भाई आपको यहाँ पर पता है कि किसी जीवा द्वारा जो है वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण जो है केंद्र पर बनाए गए कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये इस वृत्त के अंदर एक जीवा, ठीक है, और इस जीवा द्वारा जो है केंद्र पर बनाया गया कोण ये हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर परिधि पर बनाया गया कोण हम यहाँ पर ये मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये होगा क्या, ये आपको 140 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर ये इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती है, अगर ये आपको यहाँ पर 70 दिया गया होता तो ये इसका 2 गुना हो जाता है, यानी कि 140 डिग्री आंसर लगा देते। अब इसमें देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर पर कितने समय में जो है 12,500 रुपये की राशि 20,000 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ब्याज हमें कितने का चाहिए भाई, टोटल 20,000 करने के लिए 7,500 का हमें ब्याज चाहिए, कितने पर भाई, यहाँ पर 12,500 की राशि है और 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम आपको कैलकुलेट करना, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर 20 से 20 कट जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 25 से काटेंगे तो 25 5 125 हो जाएगा, और ये 25 3 75 300 आ जाएगा। तो 5 8 40, यानी कि टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300/40 आ जाएगा, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे 700 के 28, यानी कि 7.5 ईयर आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
इसमें साइन ए की वैल्यू दे रखी सेक ए, आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। और इसमें अगर एंगल आपके पास ए ये वाला है तो यहाँ पर जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर 6 और हाइपोटेनस 7 हो जाएगा। तो ये आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर जो है 7 का स्क्वायर 49 माइनस 36 करेंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 13 आ जाएगा, ठीक है। आपको सेक ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो ये अंडर रूट ये आपके पास यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, यानी कि 7/√13 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 10 व्यक्तियों का औसत भार आपको 40 केजी दे रखा है और एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है। 11 व्यक्तियों का औसत भार 42 केजी हो जाता है, तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा। पहले तो यहाँ पर देखिए औसत आपका कितने से बढ़ रहा है भाई। यहाँ पर देखिए औसत आपके पास 10 व्यक्तियों का 40 दे रखा था। अगर यहाँ पर ये जो नया व्यक्ति शामिल कर दिया जाता है, ये अपने साथ यहाँ पर 40 किलो वेट लेकर आता है भाई। यहाँ पर ये व्यक्ति अगर अपने साथ 40 किलो वेट लेकर आता तो एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एवरेज आपका यहाँ पर 42 हो गया, यानी कि एवरेज आपका 2 से बढ़ा। कितने व्यक्तियों में, टोटल 11 व्यक्तियों में, तो गुणा कर देंगे 11 से, तो 11 दूनी का 22, इसमें ऐड किया 62 आपके पास इसका वेट आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए दो त्रिभुज आपको दे रखे ए बी सी और यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है और ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर और यदि क्यू आर बराबर 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इस पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। भाई मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि अगर दो ट्रायंगल समरूप दे रखे हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ये पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो संगत भुजाएं देखिए यहाँ पर दूसरे त्रिभुज में आपको क्यू आर भुजा दे रखी है, तो ये क्यू आर इस पोजीशन पर है और इसकी संगत भुजा आपके पास यहाँ पर बी सी हो जाएगी, क्योंकि इस पोजीशन पर इसमें बी सी दे रखा है। तो ऊपर आप यहाँ पर बी सी लिखेंगे, बी सी आपका यहाँ पर कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 8 यहाँ पर लिखा, बट्टे के अंदर क्यू आर लिखेंगे तो यहाँ पर ये 16 लिखेंगे भाई। जिस ट्रायंगल की भुजा होगी वो आप उसके सामने लिखेंगे और इसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो ये यहाँ पर एक बार कट जाएगा और यहाँ पर ये 2 बार कट जाएगा। 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/4 आपके पास इनके क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपको ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पर ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल की तीनों भुजाएं आपको दे रखी हैं, ए बी और ये सी। भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी की आपको तीनों भुजाएं दे रखी हैं। ए बी सी की तीनों भुजाएं आपको ए बी दे रखी है 4 और यहाँ पर बी सी की भुजा आपको दे रखी है 8 और यहाँ पर ए सी आपको यहाँ पर दे रखी है 10 और यहाँ पर बी सी 8 दे रखी है। तो यहाँ पर जब आप इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट तो है नहीं, तो आप यहाँ पर हीरोन का सूत्र लगाकर इसको कैलकुलेट करेंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर होता है एस इंटू में एस माइनस का ए इंटू में एस माइनस का बी इंटू में एस माइनस का सी। ये आपको पता होगा, ठीक है। एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखना नहीं है। और एस बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। अगर हम यहाँ पर एस बराबर कैलकुलेट करें तो तीनों भुजाओं का योग करेंगे, डिवाइड 2 कर देंगे, तो 8 4 12 और यहाँ पर 10 22/2 करेंगे, यानी कि आपके पास 11 एस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो 11 इंटू में एस माइनस का ए, यानी कि 11 में से 4 घटाया तो यहाँ पर कितना बचा, ये 7 बचा और यहाँ पर 11 में से 8 गया, ये 3 बचा और यहाँ पर इंटू में आपके पास 11 में से 10 घटाया 1 बचा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर 7 त्रिका 21 इंटू में 11 करेंगे, अंडर रूट के अंदर 231 आ जाएगा। ये 231 आपके पास ट्रायंगल ए, ये आपके पास ए बी सी का ए बी सी जो ट्रायंगल है इसका क्षेत्रफल आया और ए बी सी ट्रायंगल हमारे पास ऊपर है, यानी कि इसमें हमारा ए बी सी ट्रायंगल जो है इसका क्षेत्रफल हमारे पास 1 यूनिट है और इस 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर होकर आई अंडर रूट के अंदर 231, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर आपको इसका क्षेत्रफल बताना था, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी थी। तो ये भी 4 ना होकर 4 का अंडर रूट 231 गुणा करेंगे, यानी कि 4 अंडर रूट 231 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो इसके पीछे जितने भी ये थ्योरम और फॉर्मूले वगैरह वगैरह होते हैं वो आप एग्जाम में लिखते नहीं है इतना डिटेल्स में, डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट प्रश्न है नहीं, ठीक है। अब इसमें देखिए एक व्यक्ति 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूटर से अपने कार्यस्थल जाता है और कार्यालय जाता है और यहाँ पर 60 मिनट पहले पहुँच जाता है। यदि वह 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो 48 मिनट देर से पहुँचता है। समय पर पहुँचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए।
देखिए इसमें यहाँ पर इसके अगर यहाँ पर पहुँचने का सामान्य समय अगर हम यहाँ पर टी मान लें तो इसे टी टाइम में पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो ये 60 मिनट यानी कि 1 घंटे पहले पहुँच जाता है टी टाइम से। तो इसको हम लिखेंगे कैसे भाई, डिस्टेंस अगर दूरी कैलकुलेट करें तो 4 इंटू में समय करेंगे, यानी कि 80 इंटू में समय यहाँ पर कितना लग रहा है भाई, टी टाइम से 1 घंटे कम लग रहा है। तो ये आपके पास दूरी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर इसमें देखिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो इसको 48 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अगर इसको यहाँ पर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 48 बटे यहाँ पर 60 करेंगे, यानी कि 12 4 48 और 12 5 60, 4 बटे 5 आपके पास घंटे में आ जाएगा। यानी कि टी टाइम से यहाँ पर इंटू में आप कर देंगे भाई, 4 इंटू में समय करेंगे, यानी कि टी टाइम से यहाँ पर इसको 4 बटे 5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो प्लस कर देंगे इसमें, तो ये भी आपके पास डिस्टेंस कवर होकर आएगी, यानी कि दूरी आपके पास कैलकुलेट होकर आएगी। ये हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है तो ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बराबर होगी तो आप यहाँ पर टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे भैया, आपके पास 80 टी आ जाएगा, माइनस का 80 आ जाएगा, इक्वल टू 50 टी आ जाएगा, और ये माइनस के अंदर ये प्लस के अंदर जो है 40 आपके पास आ जाएगा। और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 30 टी आ जाएगा, इक्वल टू ये आपके पास 120 आ जाएगा। तो टी इक्वल टू 4 घंटे आपके पास आ जाएगा। टी इक्वल टू 4 घंटे आपके पास आया तो आप यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। किसी भी साइड टी की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं, इधर आसान दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पर रख देते हैं। तो 80 इंटू में टी की वैल्यू यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर 240 किलोमीटर की ये डिस्टेंस आपके पास कैलकुलेट होकर आ गई, ठीक है। अब ये 240 किलोमीटर की डिस्टेंस ये 4 घंटे में कवर होनी चाहिए, तो इसकी स्पीड होनी क्या चाहिए थी भाई, 240 में आप 4 घंटे का डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये समझाने में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग रहा है, बाकी यहाँ पर कैलकुलेशन अगर आप स्वयं करेंगे फटाफट से तो यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। इसमें देखिए 20 से विभाजित 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो इस टाइप का प्रश्न हम पीछे बना चुके हैं। अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। तो 20 से यहाँ पर विभाज्य संख्या पहली आपके पास 100 हो जाएगी 3 अंकों की, फिर 120, फिर 140, इस तरह से ये चलते जाएंगे। और लास्ट संख्या हमने कैलकुलेट की थी 980, 3 अंकों की संख्या 20 से विभाजित, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रथम पद ए हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। तो एन अगर आप कैलकुलेट करें पदों की संख्या तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 980 में से 100 माइनस करेंगे, डिवाइड कर देंगे गैप से यानी कि 20 से, और प्लस का 1 कर देंगे। तो 800 ये आपके पास यहाँ पर 80 और ये 20 से डिवाइड किया 44 प्लस 1 45 आ जाएगा, ठीक है। पदों की संख्या आपके पास कितनी है, 45। और n पदों का योग का फॉर्मूला आप जानते हैं, अगर प्रथम पद और यहाँ पर लास्ट पद पता हो तो n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस का l। अब ये फॉर्मूला मैंने पीछे भी लिखवाया तो यहाँ पर बार बार में लिखना नहीं है आपको। 45/2 इंटू में a प्लस का l करेंगे, यानी कि 100 प्लस का ये 980 हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 45/2 इंटू में ये आ जाएगा 1080। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 4 दूनी का 8 के 540 आ जाएगा। 540 के 45 से गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 45 का 4 गुना 180 का 0 आ जाएगा, फिर हासिल आएगी 18। और 45 का 5 गुना देखिए 225 होता है, और 18 यानी कि 243 आपके पास आ जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, तो बी अकेले इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी कि 5 से 1 अधिक कुशल है। तो यहाँ पर अगर आप ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो लिखें तो बी अगर यहाँ पर 5 यूनिट कुशल है तो यहाँ पर ए हमारा 6 यूनिट कुशल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे बोला गया कि ये दोनों मिलकर पहले काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते थे, तो दोनों मिलकर यहाँ पर 11 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो 11 की एफिशिएंसी से 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये टोटल काम आपके पास निकल कर आ जाएगा। अब यही टोटल काम जो है बी को अकेले करना है, तो बी अकेले करेगा। बी की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो 5 से इसमें डिवाइड करेंगे यानी कि 44 दिन आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ये आर दे रखी, ये एच दे रखी है, ठीक है। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr इंटू में r प्लस का h ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू में 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7 प्लस का 5 किया, ये 12 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, 12 दूनी का 24, दूनी का 48 हो जाएगा, हासिल 4, 48 और 4 52, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।
अब इसमें देखिए सभी वस्तुओं की हानि का औसत मूल्य क्या है, तो यानी कि आपको हानि कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लॉस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो इंग्लिश वाले वो इसे वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। भाई आप यहाँ पर क्या करेंगे, लॉस कैलकुलेट कर लेंगे दोनों का डिफरेंस लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इसमें लिख देता हूँ ये हानि, ठीक है। यहाँ पर हानि दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो 50 की यहाँ पर हानि हो रही है, और यहाँ पर 25 की आपको यहाँ पर हानि हो रही है, और यहाँ पर 100 की हानि हो रही है, और यहाँ पर जो है ये 150 की हानि आपको हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन सभी का आप यहाँ पर टोटल कर लेंगे। भैया आपके पास 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 325 आपके पास इन सभी का टोटल होकर आया, और इसको डिवाइड कर देना 4 से, क्योंकि 4 डेटा हैं, औसत आपको कैलकुलेट करना था। तो 8 चौके 32 हो जाएगा, 4 एकम 4, 81 आपको एक ऑप्शन में दिखाई पड़ा, 81.25 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर इसमें देखिए इसको आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर ऑप्शन से वैल्यू पुट कर करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, लेकिन वो आपका कैलकुलेटिव होगा, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इसको ईजिली बना सकते हैं 2 से 3 लाइन के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास देखिए ऊपर कोस ए कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से कोस ए कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर 2 कोस स्क्वायर माइनस का 1 बचे, ठीक है। और बटे के अंदर यहाँ पर देखिए साइन ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पर साइन ए हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए बचा, और ये बराबर 1। आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ा भाई ये वाली ब्रैकेट ये वाली इस ब्रैकेट के बराबर होती है, यानी कि आपस में कट जाएंगे। तो tan a की वैल्यू आपके पास 1, यानी कि a की वैल्यू आपको यहाँ पर 45 डिग्री डायरेक्ट दिखाई पड़ रही है। बट यहाँ पर देखिए ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भैया, cos a आपके पास ऊपर हो जाएगा बट्टे में, इनटू में ये आपके पास यहाँ पर cos 2a का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और बट्टे के अंदर ये साइन a, और ये जो लिखा हुआ है ये भी आपके पास cos 2a का फॉर्मूला होता है, तो cos 2a यहाँ पर भी लिखेंगे, और ये बराबर 1। अब देखिए cos 2a से cos 2a कट जाएगा, और cos a बटे sin a क्या होता है, tan a होता है, और ये बराबर 1। अब tan a की वैल्यू 1 यहाँ पर कितने डिग्री पर होते हैं, 45 डिग्री पर होती है, और यही आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो ये थे आपके यहाँ पर पूरे 25 के 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।